जो मुसीबतें मुसलमानों ने फेस की पिछली हुकूमत ने, बीजेपी हुकूमत ने, जो कोई हिजाब पहने वो यूनिफॉर्म में शामिल कर सर्कुलर निकाल दें तो शायद ये मसला बहुत आसानी से हल होगा। हमारी कोई हलाल गोश्त का कारोबार करना चाहता है या हलाल गोश्त खाना चाहता है वो उसकी मर्ज़ी है। से पहले आते ही उसको रेस्टोर करेंगे। 4% वैसे भी कम है मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन उनकी आबादी के हिसाब से। आइंदा उसे कैसे बढ़ाया जाए उस पर भी गौर करना। और अल्लाह का करम रहा कि अमन पसंद शहरियों की तमन्ना पूरी हुई और वो हुकूमत जो नफ़रत फैलाने वालों को कुमक दे रही थी, जैसे बजरंग दल रास्तों में पकड़ के लोगों का मर्डर कर रहे थे, उन्हें भी वो कुमक दे रही थी। और बच्चों को तालीम हासिल करने में रोक लगाने वाले कई लोग आकर सफ़रान शाल पहनकर हिजाब निकालो वरना हम सफ़रान शाल पहनेंगे बोल के कर रहे थे, जबकि उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं थी हिजाब से। इस तरह और हलाल गोश्त बेचने वालों को आड़े कर रहे थे और मेलों में मुसलमान व्यापारियों को उनके दुकान उठाकर फेंके जा रहे थे। और हुकूमत ने जानबूझकर उससे खामोशी इख्तियार की, जिसकी वजह से सारे मुसलमान सफ़र हो रहे थे। ये ना मुसलमानों को पसंद आ रहा था, ना ही हमारे अमन पसंद हिंदू शहरियों को ये पसंद आ रहा था। कर्नाटक ने प्रूव कर दिया कि यहाँ अमन पसंद हिंदू ज़्यादा हैं और वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक रहें। और यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, लिहाजा उन्हें गुमराह करना मोदी साहब और शाह साहब और योगी साहब को भी, उन सबको कर्नाटक के अवाम को गुमराह करना मुमकिन नहीं हो सका। कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में जेडीएस की बुरी तरह हार हुई है, इसकी क्या वजह है? वजूहत बहुत सारी हो सकती हैं, उस पर सारे जेडीएस के लीडरान गौर कर रहे हैं। उसके लिए बहुत जल्द सब लोग जमा होकर ज़रा गहराई से गौर किया जाएगा और उसको सेटरेट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इतनी बुरी हार होगी क्या आपने सोचा था? नहीं, हमें तो हरगिज़ यानी जेडीएस के किसी भी लीडर को ये तवक्का नहीं थी, ये उम्मीद भी नहीं थी। पूरी उम्मीद थी कि बहुत हमने जो काम किया है उसका रिकॉग्निशन होगा और लोग ज़रूर वोट डालेंगे। कुछ तो हुआ है, इसके लिए हम गौर करेंगे इंशाअल्लाह। किंग मेकर का तो मकाम हासिल नहीं कर पाए और यहाँ तक कि आपकी पार्टी का जो है विधानसभा में जो स्टेटस था वो भी चले गया, तो क्या हाल है सर का जेडीएस पार्टी का? नहीं, अब जो है हमारी जितनी सीटें आई हैं ये तो अवाम के सामने हैं, हमारे भी सामने हैं। अब जो पोजीशन हमारी आई है वहाँ से हम शुरू करेंगे और हमारे में क्या क्या नुक्स हैं उसको पूरी निकालने की कोशिश करेंगे। कहाँ गलती हुई है सर आपके मुताबिक? अभी उस पर रोशनी डालना बहुत जल्दी होगी। इस पर सारे लोग, हमारे सारे लीडरान बैठ के उस पर गौर व खोज करेंगे और पूरी तरह से गहराई से गौर व खोज करने के बाद जो कुछ पॉइंट्स निकल के आएंगे उस पर काम भी किया जाएगा, मालूम भी कराया जाएगा। आपके पार्टी के सदर के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि इनकी वजह से जो है पार्टी को कामयाबी नहीं पाई। जो भी पार्टी का थोड़ा बैकवर्डनेस आता है तो उस पार्टी में किस पर उंगलियां उठेंगी कोई कह नहीं सकता। ये नॉर्मल है, हर पार्टी में जब कभी कुछ होता है तो किसी ना किसी पर ऐसा उंगलियां उठती हैं। कोई तो इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, इस वजह से ऐसा हुआ है। ये उसी वक्त होगा जब हम बैठकर, सब लोग बैठकर इस पर गौर व खोज करेंगे, उसी वक्त उस पर बात होगी। तो अब जो है तब्दीली आ चुकी है, इक़्तिदार बदल चुका है, देखिए पार्टी जो है अक्सरियत के साथ हुकूमत बना रही है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ उनकी, हमारी कांग्रेस की जीत के लिए। और उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं जनता से। उम्मीद है कि वो सारे वादे पूरे किए जाएंगे और जो मुसीबतें मुसलमानों ने फेस की दौरान 3.5 साल बीजेपी के दौरे हुकूमत में, उन्हें भी दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और जो क़वानीन मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाए गए, या जैसे कि मुसलमान तालिब इल्म लड़कियों को उन्हें तालीम से रोकने के लिए हिजाब का बहाना बनाकर
कई लड़कियां जो हिजाब पहनकर तालीम हासिल करना चाहती थीं उन्हें तालीम से रोक दिया गया पिछली हुकूमत ने, बीजेपी हुकूमत ने। उसके लिए एक पॉलिसी ये ला सकते हैं, ये हुकूमत ये ला सकती है कि एक सर्कुलर बनाकर हिजाब को यूनिफॉर्म का हिस्सा बना दे। जो कोई हिजाब पहने वो यूनिफॉर्म में शामिल कर सर्कुलर निकाल दें तो शायद ये मसला बहुत आसानी से हल होगा। हमारी लड़कियां भी तालीम हासिल कर सकेंगी। इसी तरह हलाल और हराम का जो इन्होंने शुरू किया था, झटका गोश्त और हलाल गोश्त के कारोबार करने वालों पर बेजा जुल्म और ज़बरदस्ती कर रहे थे बजरंग दल के कारकुनान और दीगर आरएसएस की तंजीमें। उससे भी पूरी तरह से क़ानूनी रोक लगानी चाहिए और जो कोई हलाल गोश्त का कारोबार करना चाहता है या हलाल गोश्त खाना चाहता है वो उसकी मर्ज़ी है। हमारा आइन उसकी पूरी इजाज़त देता है। हुकूमत को चाहिए कि उसे यकीनी बनाया जाए कि हर कोई अपनी ज़रूरत की ग़िज़ा हासिल कर सके और कारोबार भी कर सके। पिछली हुकूमत ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को रद्द कर दिया था, तो अब जो है कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त भी ऐलान किया था कि वो जब आएंगे तो इस फैसले को बदलेंगे। जी, हमारा भी डिमांड है कि डिमांड नहीं बल्कि हम समझते हैं, उम्मीद करते हैं कि ज़रूर वो सबसे पहले आते ही उसको रेस्टोर करेंगे। 4% वैसे भी कम है मुसलमानों के लिए रिज़र्वेशन उनकी आबादी के हिसाब से। आइंदा उसे कैसे बढ़ाया जाए उस पर भी गौर करना चाहिए। अब जो है मिनिस्ट्री बन रही है, अलग अलग तबकों की जानिब से, अलग अलग ज़ातों की जानिब से डिमांड्स आ रहे हैं कि पोर्टफोलियोज़ होने चाहिए, इनकी कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो माइनॉरिटीज़ के लिए कहाँ तक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? देखिए, चूँकि मैं जेडीएस का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर मेरी पार्टी की हुकूमत आती तो ज़रूर हम उस पर सब तबकों को इंसाफ से उन तबक़े के हिसाब से हुकूमत में भी हिस्सेदारी देने का सोचे होते। मैं उम्मीद करता हूं कि चूँकि वो कांग्रेस भी इसी तरह के वादे कर चुकी है और सेक्युलर पार्टी भी है, उम्मीद है कि वो भी ज़रूर हर तबक़े को उनकी तादाद के मुताबिक नुमाइंदगी देगी। डिप्टी सीएम का डिमांड किया जा रहा है ख़ासतौर पर मुस्लिम तबके के लिए, इस सिलसिले में आप क्या कहें? देखिए, जहाँ तक हमारा आइन हमें यकसा हुकूक़ की यकीन दहानी करता है, लिहाजा मुसलमानों को कोई भी पोजीशन नहीं कर देना चाहिए, इस तरह का कोई क़ानून नहीं है। लिहाजा सब डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो या कुछ भी हो, मुसलमानों का हक़ बनता है तो देना चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर आप क्या कह रहे हैं सर, पब्लिक के लिए और आज के जो हालात पर क्या कहें? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारा मंशा जेडीएस का ये था कि बीजेपी को पूरी तरह से उसके हुकूमत में जो जुल्म और ज़बरदस्ती और ज़्यादतियाँ हो रही थी उसके लिए किसी भी सूरत में बीजेपी को हटाना है, ये हमारा नस्बुल आइन था। अब तो बीजेपी नहीं रही और 66 ही उनके मेंबर्स चुनकर आए, लिहाजा हमें अब वो बीजेपी हुकूमत में नहीं आ सकती। ये सबसे बड़ी कामयाबी है मुसलमानों की और दीगर सेक्युलर फोर्सेस और अमन पसंद हमारे हिंदू बरादरान की भी। अगर हिंदू बरादरान में अमन पसंद लोग इतनी तादाद में वोट नहीं करते तो मुसलमानों के वोट भी काम ना आए होते। लिहाजा हम मुसलमान अमन पसंद और हिंदुओं में अमन पसंद एक हैं। हम सब ने मिलकर इनको अपनी जगह बताई है। मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर तकरीबन 6 दिन यहीं पे ठिकाना बना के 20 से ज़्यादा जलसे और तकरीबन 6 रोड शो वगैरह किए, इसके बावजूद उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि मोदी भी और अमित शाह और योगी भी यहाँ आकर तीनों यहाँ से पूरा नाकाम होकर फेल होकर वापस चले गए। और यहाँ एक बात ये भी ज़रूरी है कि अब इंटरनेशनल मीडिया में ये बात चल रही है कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा तालीम की कमी है, जिसकी वजह से वहाँ अवाम की आंखों में धूल झोंकना आसान है। वहाँ बीजेपी धूल झोंक रही है। चूँकि कर्नाटक पढ़े लिखे लोगों का है, यहाँ धूल झोंकने में मोदी, शाह और योगी कामयाब नहीं हो सके। सैयद शफीउल्लाह साहब, आपका ताल्लुक जो है मिली तंजीमों से भी है, ख़ासतौर पर ऑल इंडिया मिली काउंसिल से भी आपका ताल्लुक जी। तो इस इलेक्शन में जो है मुस्लिम नुमाइंदगी को बढ़ाने की
बातें काफ़ी सारी हुई थी इलेक्शन से पहले। अब जो रिजल्ट्स आए हैं 9 मुस्लिम नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं, तो क्या आप इससे मुतमईन हैं? देखिए, एक वक्त था देवराज अरस जब चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त 17 असेंबली के नुमाइंदे चुनकर आए थे मुसलमान। अगर तादाद के हिसाब से देखा जाए तो हमारे 33 नुमाइंदे असेंबली में होना चाहिए। चूँकि मुसलमान सारी रियासत में फैले हुए हैं, चंद डिस्ट्रिक्ट में नहीं हैं, लिहाजा वो 34 या 33 नहीं आ सकते चुन के। कम से कम 17 आ सकते हैं, जो प्रूव हो गया है देवराज साहब के ज़माने में। हमारा टारगेट वो रहेगा। अब 9 चुनकर आए हैं, अल्लाह का करम है, वो भी बेहतर है। उम्मीद है कि 17 तक भी पहुंचेंगे एक ना एक दिन, और उससे ज़्यादा भी जाएंगे। क्यों नहीं है नुमाइंदगी बड़ी? क्योंकि सिद्रा उमैया की हुकूमत में तब भी जो है 9 नुमाइंदे थे, तो पिछली हुकूमत में 7 हुए और फिर अब दोबारा 9 हुए हैं, तो नुमाइंदगी में इजाफा नहीं देखने को मिला। वजह यह है कि जिस अंदाज से इस मरतबा सारे मुसलमानों ने मिलकर एक तरफा कोशिश की सेक्युलर फोर्सेस को आगे लाने की, वही कोशिश और आगे 2 मरतबा अगर ऐसा हो जाएगी तो ज़रूर बढ़ेगी, ये उम्मीद है। तो आखिर में क्या पैगाम हुकूमत से? जाहिर सी बात है, नई हुकूमत से जो है कई सारी उम्मीदें रहते हैं, तवक्कुआत रहते हैं। देखिए, सारी कर्नाटक की आवाम अमन पसंद शहरी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके सब चाहते थे कि यहाँ जो मजहबी नफ़रत का जहर फैलाने वालों को कुमक देने की हुकूमत ना रहे, वो ज़रूर उसका सफाया किया जा सके। और अल्लाह का करम रहा कि अमन पसंद शहरियों की तमन्ना पूरी हुई, और वो हुकूमत जो नफ़रत फैलाने वालों को कुमक दे रही थी, जैसे बजरंग दल रास्तों में पकड़ के लोगों का मर्डर कर रहे थे, उन्हें भी वो कुमक दे रही थी। और बच्चों को तालीम हासिल करने में रोक लगाने वाले कई लोग आकर सफ़रान शाल पहनकर हिजाब निकालो वरना हम सफ़रान शाल पहनेंगे बोल के कर रहे थे, जबकि उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं थी हिजाब से। इस तरह और हलाल गोश्त बेचने वालों को आड़े कर रहे थे, और मेलों में मुसलमान व्यापारियों को उनके दुकान उठाकर फेंके जा रहे थे। और हुकूमत ने जानबूझकर उससे खामोशी इख्तियार की, जिसकी वजह से सारे मुसलमान सफ़र हो रहे थे। ये ना मुसलमानों को पसंद आ रहा था, ना ही हमारे अमन पसंद हिंदू शहरियों को ये पसंद आ रहा था। कर्नाटक ने प्रूव कर दिया कि यहाँ अमन पसंद हिंदू ज़्यादा हैं, और वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक रहें, और यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, लिहाजा उन्हें गुमराह करना मोदी साहब और शाह साहब और योगी साहब को भी, उन सबको, कर्नाटक के अवाम को गुमराह करना मुमकिन नहीं हो सका। लिहाजा उम्मीद है कि अब चूँकि वो हुकूमत नहीं है, उस हुकूमत की जानिब से किए गए हर किस्म के ये तफरक़ा डालने के क़वानीन को ये हुकूमत ज़रूर उसे दूर करेगी, और नए क़वानीन ऐसे बनाएगी जिससे अमन पसंद शहरी अमन से और चैन से रह सकें। राहुल गांधी का बयान आया था कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, तो ऐसा ही कुछ हुआ है? ये देखिए, हमारा, क्योंकि हमारी पार्टी भी सेक्युलर है, हमारा शुरू से यही हमारा नस्बुल आइन रहा है कि सारे हिंदू मुसलमान एक रहें और मोहब्बत से रहें। और अगर यही एम और यही बयान अगर राहुल गांधी साहब का भी है तो हम वेलकम करते हैं।